बस्तर तक लगातार मामले उठ रहे हैं। बस्तर से आदिवासी आवाज मुखर हो रही है। हम आदिवासियों को अपने परिवार के रूप में देखते हैं। कैसे आप सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खदानें चल रही हैं और जिस तरह से आदिवासियों को घर तोड़ा जा रहा है, उनको बाहर करा जा रहा है, उनको कई फर्जी केसेस उन पर लादे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतने उनके टैलेंट के कारण मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। अब जब सरकार दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सली खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का कोई वक्तव्य आदिवासियों के पक्ष में नहीं आता है। सवाल उठता है, क्या वो असली मायने में भी आदिवासी अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते? पेशा कानून के उल्लंघन की लगातार बात आती है। ये दोगलापन है। अगले 5 साल तरफ अगर आदिवासियों के लिए कांग्रेस का कोई एक एजेंडे की बात की जाए तो वो क्या होने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस का यह लाइव शो स्पेशल इंटरव्यू शो देख रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं आदिवासी ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया। देश में आदिवासियों के बहुत से मुद्दे चल रहे हैं, चाहे उड़ीसा को ले लीजिए, चाहे मणिपुर को ले लीजिए, चाहे झारखंड को ले लीजिए। झारखंड में सरना कोड, धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। उड़ीसा में जिस तरह से आदिवासियों के गाँवों को ऊपर कब्जा करने की कोशिश है खदान और उद्योगपतियों के जरिए। मणिपुर में हालात पहले से बिगड़े हुए हैं। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां हम बैठकर अभी बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी हसदेव से लेकर बस्तर तक आदिवासियों की आवाज़ बुलंद हो रही है। नक्सलवाद खत्म होने का दावा कर रही है सरकार, लेकिन उसके बाद जो आदिवासियों के मुद्दे शुरू हुए हैं कि उनकी जल जंगल जमीन का दोहन किया जा रहा है, उन्हें उनकी जगह से निकाला जा रहा है। सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे विस्तार से। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है, आदिवासियों को किस तरह एकजुट करने की तैयारी चल रही है, वो सारी बात करेंगे। विक्रांत जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो शुरू करना चाहूँगा, जैसे हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, अभी हाल में ही आप छत्तीसगढ़ आए थे और आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए कुछ शब्दें कही थी, जिसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई है। उसको लेकर क्या आपका मतलब उस वाक्य, उस शब्द को लेकर आपका क्या कहना था? क्यों? स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी इतने उनके टैलेंट के कारण मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के कारण मुख्यमंत्री नहीं बने। उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था क्योंकि आदिवासी वर्ग से आते हैं। और जब आदिवासी वर्ग से आते हैं तो हमने देखा छत्तीसगढ़ में इतने ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, खदान लगातार चल रही हैं, शोषण हो रहा है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का कोई वक्तव्य आदिवासियों के पक्ष में नहीं आता है। विश्व आदिवासी दिवस आता है 9 अगस्त को, जो कि पूरा देश मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित है ये ऐसा नहीं है कि हमने ही अपने मन से तैयार करा है। वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे है, जो सबसे पुराने लोग हैं इस धरती पर, उनके लिए होता है। तो जब वो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है, क्या वो असली मायने में भी आदिवासी अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 9 अगस्त की बात, चाहे विश्व आदिवासी दिवस की बात करें, तो भाजपा और संघ का मानना है कि ये विदेशी चीज़ें, हम अपना देसी वो बनाएंगे, हम शहीद जो आदिवासी शहीद हैं, हम उनको लेकर उनका दिन बनाएंगे। इस तरह की चीज़ें हैं उनका कहने का। ये दोगलापन है। जब अमेरिका पहले सरकार बनाती थी, जब भी इससे पहले की जो सरकार थी वो बनाती थी। हम मध्य प्रदेश में भी छुट्टी घोषित हुई थी, जैसे बीजेपी विश्व आदिवासी मध्य प्रदेश में छुट्टी घोषित हुई थी, उसको कैंसिल करा भाजपा की सरकार ने। ये बोलते हैं विदेशी हम लोग चीज़ें नहीं लेंगे। मुझे बताइए, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ट्रंप एक ट्वीट करता है, आपने कैसे मान लिया? क्या भारत की विदेश नीति ट्रंप डिसाइड करेगा, अमेरिका डिसाइड करेगा? जब फार्म्स के ऊपर अलग से टैक्स लगे, कोई भी विदेश से कोई भी चीज़ आएगी उस, और यहाँ से जो चीज़ आएगी उस पर टैक्स लगे हैं, 50% करा, फिर 25% करा इनने, तो तब हमारे ये प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? अभी एक और नियम आ गया है कि अगर 100% आप रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे तो 100% टैरिफ लगाएगा। वहाँ की सेनेट ने भी पास कर दिया इसे। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि ऐसा विश्व में कभी नहीं होगा कि एक देश का जो प्रधान है वो दूसरे देश के प्रधान की बेइज्जती लगातार करते रहे और वो कुछ नहीं बोल पाए। ट्रंप लगातार मोदी जी के बारे में बोलते रहे, तो मोदी जी में इतनी ताकत ही नहीं है कि उसके बारे में जवाब दे सके। राहुल जी ने संसद में लगातार पूछा कि आप बोलिए तो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप ने जो भी बोलता है गलत बोलता है, इतनी ताकत ही नहीं है। तो अगर वो पूरे विदेश से दबे हुए हैं, इधर चाइना लगातार अतिक्रमण करता जा रहा है, हमारी कितनी चौकियां हमने खाली छोड़ना पड़ गई, तो ये बताता है कि
विदेशी ताकतें इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं इस प्रशासन में, ये भले ही राष्ट्रवाद की बात करते हैं पर कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से ये सरकार चल रही है। और यही कारण है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। देश जितने भी कंट्रीज से और जो राज्यों से घिरा हुआ है, आज एक भी राज्य अपने देश के साथ में नहीं है, जबकि कांग्रेस के समय पूरी जो विदेश नीति होती थी, हमेशा जितने भी हमारे सबसे पहले जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे संबंध सुधारे जाते थे ताकि विदेशी ताकतें मजबूत ना हो पाए। जी बिल्कुल। जिस तरह से विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं और विश्व आदिवासी दिवस की बात उन्होंने की, सारी चीज़ें अपनी तरफ एक तरफ हैं विक्रांत जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में लगातार बात उठ रही है कि हसदेव से लेकर, हम जब यहाँ सीएम को लेकर आपने कहा, और हसदेव से लेकर बस्तर तक लगातार मामले उठ रहे हैं, बस्तर से आदिवासी आवाज़ मुखर हो रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या रणनीति तैयार कर रही है इन आदिवासियों के लिए? यहाँ सर्व आदिवासी समाज का मुद्दा है जो अलग अलग बटा हुआ है। कैसे आप सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं? आदिवासी ऐसी क्या पॉलिसी बना रहे हैं कि आदिवासी जो है वोट बैंक के तौर पर आपके साथ एकदम पूरी तरह जुड़ा रहे? देखिए, सबसे पहले यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह देखती है, हम आदिवासियों को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, राहुल जी अपने परिवार के रूप में देखते हैं, और इसलिए उनकी जब भी कोई समस्या हो उसका किस तरह से हम निराकरण कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हमको ज़मीन पर लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे उसके लिए हमको लोकसभा में लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं भी हसदेव में गया था और राहुल जी को पूरा विस्तृत तौर पर हमने पूरा ब्रीफ भी करा था। उन्होंने ये भी कहा है कि वो हसदेव भी आएंगे और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खदानें चल रही हैं और जिस तरह से आदिवासियों को घर तोड़ा जा रहा है, उनको बाहर करा जा रहा है, उनको कई फर्जी केसेस उन पर लादे जा रहे हैं, तो उसको लेकर वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में आएंगे। और यही नहीं, आज की जो हमारी बैठक है इसमें जो सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि हम किस तरह से यहाँ आंदोलन की रणनीति तैयार करें, जिसमें एक चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करा जाए और जिसमें राहुल जी भी हमारे साथ शामिल होंगे। बस्तर में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, भारत का एक बड़ा मुद्दा रहा है। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने इसे आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़ा खतरा बताया था। अब जब सरकार दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सली खत्म हो गए, हालांकि उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली की बात कही, वो एक अलग चीज़ है। क्या ऐसे में बस्तर के आदिवासी, नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर के आदिवासियों की वो समस्याएं दूर हो गई हैं जो नक्सलवाद की वजह से नहीं हो पा रही थी? देखिए, पहले तो बीजेपी समझ नहीं पा रही कि नक्सलवाद है क्या। नक्सलवाद एक सोच है, जो सोच जब लगातार आदिवासियों का शोषण हुआ तो एक सोच पनपी कि इसका विरोध हमको करना चाहिए। आप व्यक्ति को मार सकते हैं और कोई भी एक्सट्रीमिस्ट एजिटेशन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी तरह की पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, पर लगातार ये वापस उस रास्ते पर आदिवासियों को धकेलने का काम कर रहे हैं। जब ये कहते हैं कि हम आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर उनका अधिकार नहीं है, जितने भी बाहर की कंपनियां आएँ उनका अधिकार है, उनको जेलों में डाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद की जो सोच है उसको ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि उसके बहाने उनको जितना फंड आता है, दिल्ली से फंड आता है, और जितनी उनको एक तरह का माइनिंग क्षेत्रों में कोई नहीं घुसे, विदेशी ताकतें मजबूत हो, कंपनियां मजबूत हो, इस चीज़ पर लेकर ये लगातार उनको ख़त्म करने का भी दावा कर रहे हैं, पर उस सोच को बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं जब लगातार आदिवासियों का ये शोषण कर रहे हैं। हसदेव अरण्य में कोयला खनन की बात हो, बस्तर में जिस तरह से अब उद्योगों के लिए रास्ता खोलने की बात, दावे कांग्रेस भी आरोप लगाती रही, स्थानीय कांग्रेस भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते रहे हैं। क्या लगता है कि इन सरकार में जब कांग्रेस की वापसी होती है, 2.5 साल बाद इलेक्शंस हैं, तो जो इनके विस्थापन के मुद्दे हैं, चाहे वो हसदेव की बात हो, चाहे बस्तर की बात हो, चाहे वो रायगढ़ की बात हो, अलग देश के अलग अलग इलाकों की बात हो, क्या उनको लेकर कांग्रेस कुछ ठोस रणनीति तैयार कर रही है इसके लिए कि उन्हें विस्थापन जिस तरह से किया जा रहा है, उनके गांवों को बचाया जाएगा, उनके विस्थापन को रोका जाएगा, इस तरह की? सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। जो अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध करता है या फिर विस्थापित होता है तो वो विरोध करता है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि उनकी ज़मीन भी छीनी जा रही है, उनके जंगल भी छीने जा रहे हैं और उनको कोई कंपनसेशन भी जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। विस्थापन का मतलब होता है कि आपको उनको जगह भी देना पड़ेगी, ज़मीन भी देना पड़ेगी, नौकरी भी देना पड़ेगी और लगातार उनकी आजीविका चलते रहे, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा।
प्रॉपर रिहैबिलिटेशन का ये मतलब होता है। पर आज ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। उनको हटा दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है, उसके बाद उनका क्या होता है, उनके परिवार का क्या होता है, ये किसी को, सरकार को किसी भी तरह से कुछ लेना देना नहीं है। और जिस चीज़ की हम लगातार बात करते हैं कि आप अगर किसी को विस्थापित करते हैं, देखिए एक आपने विस्थापित कर दिया, उसके बाद आपने उनके लिए रॉयल्टी, क्या जो कमाई होती है माइनिंग से, उसके लिए उसमें से उनको कोई हिस्सा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नई चीज़ है जो आ रही है कि कम से कम उनकी आजीविका जीवन भर चलता रहे, तो ये चीज़ सुनिश्चित होना चाहिए। पेशा कानून के उल्लंघन की लगातार बात आती है। पेशा कानून 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में जो जगहों पे पेशा कानून, और जिस तरह ग्राम सभा का दुरुपयोग हो रहा है, ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जा रहे हैं, और ये पहले भी होता रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में भी, और कभी इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। तो उसको लेकर आप क्या करते हैं कि ग्राम सभाओं की जो मंजूरी की बात आती है, क्या कांग्रेस आने वाले समय में ग्राम सभा को लेकर कोई ठोस रणनीति बनाएगी? ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकत है। इसको लेकर कौन आया था? ये 1994 में भूरिया कमेटी, जो हमारे यहाँ झाबुआ से आते थे, दिलीप सिंह भूरिया जी, उनके अध्यक्षता में पूरे देश में एक कमेटी बनी थी। और ये भूरिया कमेटी ने जो अपने अनुशंसाएं करी थी, उसको लेकर 1996 में पैसा कानून लागू पूरे देश में हुआ था। और पैसा कानून का उद्देश्य ये था कि ग्राम सभाओं को इतना मजबूत कर दें कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। पर आज जो देखने मिलता है कि पूरी फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं। अभी एक मैंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर करा था कि जो अडानी की जो कोल माइन जो आवंटित हुई है सिंगरौली में, उसमें अंगूठा चोरी हो रही है। अब सोचोगे अंगूठा चोरी क्या है? अंगूठा चोरी ये सबसे बड़ा कांड है जो आज सब दूर चल रहा है, पर इसको उजागर करने में बहुत मेहनत लगती है। इसमें जो लोग 2014, 2015, 2017 में मर गए थे, उनके अंगूठे 2021 में ग्राम सभा में लिए गए थे, और बाकायदा हमने डेथ सर्टिफिकेट के साथ दिया है, आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, उसमें उनके अंगूठे लगे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये साफ होता है कि आजकल इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है कि ग्राम सभा सिर्फ नाम मात्र रह गई है, जबकि जो शेड्यूल एरियाज है, पूरे देश में 10 शेड्यूल स्टेट्स हैं, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है, उड़ीसा भी आता है। मैं उड़ीसा का नाम विशेषकर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा में मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, उड़ीसा में से जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी उड़ीसा से आती है। और आपको सुनकर बहुत अचंभा होगा कि पूरे देश में 10 में से 9 राज्यों में पैसा कानून लागू हो गया है। एक राज्य जहां लागू नहीं है वो उड़ीसा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर ये पैसा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर जो जमीन का अधिकार है, जो ग्राम सभाओं की अनुमति, जो इनको अभी तो उसमें फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चल रहा है, अंगूठा चोरी भी चल रही है, पर अगर पैसा कानून नहीं रहेगा तो फिर इनको किसी भी अनुमति नहीं लेना पड़ेगी। इसलिए ये पैसा कानून उड़ीसा जैसे राज्यों में भी, जहां से राष्ट्रपति आती हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन मांझी खुद आदिवासी हैं, तब भी ये पैसा कानून वहां लागू नहीं कर रहे हैं। उड़ीसा में एक अलग वो रहा है, झारखंड में सरना धर्म की मांग होती रही है, आदिवासी को धर्म कोड में शामिल करने का। उसको लेकर क्या है? क्योंकि कांग्रेस, ये बात तो हमेशा से आदिवासी मांगते रहे हैं। 1952 से जब से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद गणतंत्र बना देश, उसके बाद से लगातार आदिवासी इसकी मांग करते रहे हैं कि आदिवासी का जनगणना के कॉलम में आदिवासियों का नाम दर्ज किया जाए। कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार थी, ये दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अब जब बात हो रही है कि अब चूंकि लंबे समय से कांग्रेस 10-12-13 साल हो गए कांग्रेस सत्ता में नहीं है, पहली बार इतना लंबा वक्त हुआ है, तो अब उन्हें उस चीज़ की याद आ रही है, और कांग्रेस भी इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो धर्म का कॉलम में आदिवासियों का नाम जुड़ेगा? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये आप एक चीज समझिए, ये किसी धर्म का विरोध करना नहीं है। आज आदिवासी, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आदिवासी सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे पुराने लोग हैं। 50,000 साल पहले आदिवासी आए, उसके बाद धर्म 5,000 साल पहले आया। कई लोग उनमें हिंदू धर्म भी अपना लिया, कई लोगों ने प्रकृति पूजक भी रहे, कई लोग ने मुस्लिम धर्म अपनाया, कई लोग ने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया। तो पूरे देश में अलग अलग तरीके से आदिवासी अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें संविधान या आज़ादी देता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लगातार जिस तरह से अभी के समय में जल जंगल जमीन खत्म हो रहा है, हमारे कल्चर को खत्म करा जा रहा है, तो आज ये जो डिमांड है ये बहुत ऑथेंटिक हो गई है, और हम लोग पूरी तरह से इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि देखिए, जो 6 कॉलम है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, सब लोगों को मौका मिल रहा है अपने धर्म का संरक्षण करने का। तो आदिवासियों को भी चाहे आदिवासी कॉलम एक होना चाहिए, जिसमें अलग अलग जो भी धर्म, प्रकृति पूजा से चाहे सरना हो, बाकी जो धर्म जो आदिवासी पालन करते हैं, उनका एक कॉलम होना चाहिए, ताकि उनको भी अपने धर्म का संरक्षण की आज़ादी होना चाहिए। पुणे में आदिवासी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
उसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी वहाँ की सरकार ने जारी किया है, उस पर क्या कहना है, क्योंकि आप भी पुणे गए हुए थे। मैं अभी पुणे से ही आ रहा हूँ और परसों हमने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें हमने ये मुद्दा उठाया था और शाम तक राहुल जी ने भी इस पर अपना एक लेटर देवेंद्र फडणवीस जी को लिखा और कल हम लोग पूरा दिन वहाँ पर थे। वहाँ पर 13 दिन से बच्चे, आदिवासी बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 2 तो अभी भर्ती भी हुए। एक हमारे सामने ही इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा था जब हम पुणे के धरने में बैठे थे। और ये पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन चल रहा है, हर जगह चल रहा है, नासिक में चल रहा है, नागपुर में चल रहा है, सब जगह यवतमाल में चल रहा है। तो सारे स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल्स की जो राइट्स हैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो नोटिफिकेशन आया वो भी दबाव में आया है। जब राहुल जी ने पत्र लिखा है उसके बाद सरकार जागी है और सरकार ने ये नोटिफिकेशन दिया है कि हम एज लिमिट उसमें नहीं लेंगे। एज लिमिट का एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर जो चल रहा है कि बाकी जो जितनी भी कास्ट हैं उनमें एज लिमिट नहीं लगती है, एससी में भी नहीं लगती है, पर सिर्फ ट्राइबल्स में वो एज लिमिट लगा रहे हैं कि 30 साल के अगर नीचे होंगे तभी हॉस्टल्स में उनको जगह मिलेगी। और जो कल का नोटिफिकेशन है कि वो 1 साल के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया पर खत्म नहीं करा है। तो अभी भी उस मांग को लेकर वहाँ के सारे जितने भी हमारे आदिवासी बच्चे हैं वो दमदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और राहुल जी ने स्पष्ट, कल भी मेरी राहुल जी से चर्चा हुई है और उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं और इसलिए विशेषकर उनने मेरे को मुझे पुणे भेजा था और हमने सब स्टूडेंट से भी बात करी और उनको विश्वास दिलाया कि राहुल जी पूरी जो भी मदद हमारी तरफ से ज़रूरत होगी हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। अगले 5 साल की, मैं आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा, अगले 5 साल तरफ अगर आदिवासियों के लिए कांग्रेस का कोई एक एजेंडे की बात की जाए तो वो क्या होने वाला है? देखिए, एक ही एजेंडा है, जिसका जो अधिकार होना चाहिए उसको मिलना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए और बराबर सबको न्याय का अधिकार है। तो ये जो न्याय की लड़ाई है, तभी राहुल जी को न्याय का योद्धा बोला जाता है, क्योंकि वो कहीं भी किसी के साथ गलत हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार, राहुल जी पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं भी गलत हो, पूरी ताकत से कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, राहुल जी आपके साथ खड़े हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी। तो विक्रांत जी थे और जिन्होंने देश के सभी आदिवासी इलाकों को लेकर, आदिवासियों की स्थिति को लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पुणे, महाराष्ट्र, झारखंड, मणिपुर, सारी जगहों के बारे में बात की और बताया कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस किसी एक एजेंडे पर बात करेगी तो वह आदिवासियों को उनके अधिकार की बात होगी और उसी की लड़ाई जारी रहेगी। फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। यह बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।